गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मशीन नॉट लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्री प्रोसेसिंग इन एनएलपी। आज से हम एनएलपी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखते हैं एनएलपी एक्चुअली में होता क्या है। एनएलपी इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये हमारे एआई का एक ऐसा ब्रांच है, ऐसा सब फील्ड है जहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, हमारी जो मशीन्स होती है, वो एक्चुअली में हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को समझती कैसे है। हमारी एनएलपी में सारा काम हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। बेसिकली हमारी जो मशीन्स है, आपको पता है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझती हैं, मशीन लैंग्वेज समझती हैं, बट हम ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे मशीन्स को समझा पाते हैं, यही पूरा चीज़ हम एनएलपी में देखते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा जितने भी हमारे एलएलएम्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि हमारा जीपीटी हो गया या फिर जेमिनाई हो गया, इसमें हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं यूज़ करते जब हम इनसे बात करते हैं, हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही तो बात करते हैं, एंड ये भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिस्पॉन्स देते हैं। ये जो कहानी है एलएलएम्स की, अगर आप इसको कोर में पढ़ते हो, इसको डीप डाउन में पढ़ते हो कि एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सब कहाँ से आया, कि हम टेक्स्ट को कैसे समझा पा रहे हैं मशीन्स को, तो यस, इट वाज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एनएलपी, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो बेसिक से बेसिक टेक्स्ट होता है, हम उसको कैसे उस पर काम करते हैं, उसको कैसे हम अपने बेसिकली मशीन्स को समझा पाते हैं। So we can say that NLP is a combination of three things. First one is computer science, second one is AI, and third one is human language. एंड यहाँ इसके इंटरसेक्शन पे ही एनएलपी स्टैंड करता है। एनएलपी के बहुत सारे एप्लीकेशन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एप्लीकेशन होता है ईमेल स्पैम फिल्टरिंग। जो हमारे जीमेल होते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक अलग से फोल्डर बन जाता है स्पैम का। तो इसे कैसे पता कि कौन सा ईमेल स्पैम है या नहीं? यस, वही हम सीखते हैं कि एनएलपी एक्चुअली में यूज कैसे होता है। तो हम आगे ये सीखेंगे कि हमारे मॉडल्स एनएलपी में कैसे वर्क करते हैं, हम टेक्स्ट के साथ बेसिकली कैसे खेलते हैं एनएलपी में। तो इसी का ही हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। कोई भी डेटा हमें मिल जाता है, हमारा सबसे पहला काम यही होता है उस डेटा को क्लीन करना, उस डेटा को देखना कि वो डेटा है कैसा। जैसा हमने बाकी की वीडियोस में देखा कि हमारे पास जब न्यूमेरिकल डेटा होता है तो हम उसे प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, सेम वे में एनएलपी के अंदर हमारे पास टेक्स्ट डेटा होता है। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट डेटा को हम कैसे प्री प्रोसेस करते हैं। पहले के वीडियोस में हमने ये देखा था कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल जब हम बनाते हैं, जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, तो हम उसे कैसे प्री प्रोसेस करते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे एनएलपी में हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट डेटा होता है, हम टेक्स्ट डेटा को कैसे प्री प्रोसेस करते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल डेटा और टेक्स्ट डेटा को प्री प्रोसेस करने का तरीका ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, मैंने इनको 5 स्टेप्स में डिवाइड करा है। टेक्स्ट क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, टोकनाइजेशन, स्टॉप रिमूवल, स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन। तो हम इन्हीं स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप होता है टेक्स्ट क्लीनिंग। आपको ये तो पता है कि हमारा जो डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा होता है, वो कोई भी सोर्स से आ सकता है। हमारा मोस्ट कॉमन सोर्स होता है डेटा स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग। अब हम जब डेटा को स्क्रैप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे HTML टैग्स भी आ सकते हैं, लिंक्स भी आ सकते हैं, URLs भी आ सकते हैं। पर अगर हम कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं जिसमें हमारे पास इनका कुछ काम ही नहीं है, तो हम सिंपली इन्हें रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटीमेंट एनालिसिस मॉडल बना रही हूँ, तो मेरे को HTML टैग्स का तो कुछ काम ही नहीं है, सिंबल्स का कुछ काम नहीं है, पंक्चुएशन मार्क्स का कुछ काम नहीं है, तो मैं सिंपली इन्हें फिल्टर आउट कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ। हम इन्हें सिंपली रेगेक्स यूज करके, रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट क्लीनिंग, बेसिकली क्लीन टेक्स्ट को फिल्टर आउट करके निकालना। अब आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि क्लीन टेक्स्ट फिल्टर आउट होके कैसा दिखता है। अब हमारा सेकंड स्टेप है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है सबको एक कंसिस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो वर्ड्स है, एप्पल एंड एप्पल, क्या इन दोनों का मीनिंग अलग है? नहीं, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट हमारे मशीन्स को कैसे पता? उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये वर्ड बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो अपर केस में है और यहाँ ए लोअर केस में है। तो हमें इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए इन दोनों को एक ही फॉर्म में, दैट इज एप्पल, लोअर केस करना होगा, एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हमारी मशीन्स कंफ्यूज ना हो। अब इसका एक और भी एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉलम है जेंडर, और उसमें मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज है, मेल, एम, एफ, फीमेल। मेल और एफ का तो एक ही मतलब है ना, मेल। तो इन दोनों को मैं सिंपली एम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और इसी चीज को, इसी कंसिस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का सिंपलेस्ट मीनिंग यही होता है कि किसी बड़े पैराग्राफ, किसी बड़े पीस ऑफ टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, एंड उन्हीं छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं टोकन्स। अब वो छोटे टुकड़े टेक्स्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं, हमारे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। तो हमारे पास टोकनाइजेशन बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होता है वर्ड टोकनाइजेशन, जो कि वर्ड लेवल पे होती है। सेंटेंस टोकनाइजेशन सेंटेंस लेवल पे होती है। पाइथन में हमारे पास एनएलटी की लाइब्रेरी होती है, जिसका यूज करके हम ये सारे स्टेप्स बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एनएलटी के बेसिकली बना ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है NLP इज फन, इसको मैंने वर्ड्स में तोड़ दिया है। अब हम टोकनाइज करते क्यों है? जो हमारी मशीन्स है वो एक ही बारी में पैराग्राफ नहीं समझ पाती, पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही बारी में नहीं समझ पाती। आप इमेजिन करो, आप जब छोटे थे तो क्या आप एक ही पैराग्राफ समझ पाते थे, या एक ही पैराग्राफ आपको याद हो जाता था? याद करने के लिए भी तो हम उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते थे। तो सेम वे में हम जब मशीन्स को सिखा रहे तो उन्हें भी तो ऐसे ही याद करवाना पड़ेगा। हमारे बड़े सेंटेंसेस, बड़े पैराग्राफ्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। अब हमारा फोर्थ प्रोसेस, स्टॉप वर्ड रिमूवल। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टॉप वर्ड्स एक्चुअली में होते क्या हैं। स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बट इनका ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्टिकल्स हो गए, ए एंड द, हमारे प्रेपोजिशंस हो गए, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो हम इन्हें सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं। और इनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करे, उन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करे जो कि सच में कोई मीनिंग ऐड कर रहे हैं। सो इसीलिए हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। एंड एक और रीजन भी है गाइस, मैं आपको बाद में जब टेक्स्ट वेक्टराइजेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि हम कैसे अपने टेक्स्ट को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैंने ये सारे वर्ड्स रिमूव ही नहीं करे तो मतलब ये सारे वर्ड्स हमारा डेटा सेट बहुत बढ़ा देंगे। सो वो चीज़ कॉम्प्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, स्पैसिटी क्रिएट कर देगी। मैं आगे आपको सब बताऊंगी इन सबका मीनिंग क्या होता है। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट स्टेप ऑफ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, दैट इज स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। इसको हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। मेरे को एक बात बताओ गाइस, अगर मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स लिख रही हूँ, ईट, ईटिंग, ईट्स, क्या इन तीनों का मीनिंग एट लास्ट एक ही नहीं है? ईट। पर हमारी मशीन्स को कैसे पता चलेगा कि इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, ईट? दैट्स वेयर हमारा जो स्टेमिंग है, लेमेटाइजेशन है, वो काम आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेमिंग क्या होता है। स्टेमिंग मतलब रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म। जैसे यहाँ पे है रनिंग, रन। अब ये कैसे पता कि रन बेसिकली रनिंग का रूट फॉर्म है? मैं बताती हूँ। हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं स्टेमिंग में। फॉर एग्जाम्पल एक रूल है कि अगर वर्ड के पीछे ING है तो सिंपली उसको रिमूव कर दो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे रूट वर्ड में। अगर हमारे वर्ड के एंड में ED है, फॉर एग्जाम्पल रिमूव्ड, सिंपली ED को रिमूव कर दो तो वो वर्ड हो जाएगा रिमूव। तो इस तरह हमारी जो है स्टेमिंग में हम बेसिकली हमारे जो वर्ड्स होते हैं उसको रूट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एल्गोरिथमिक स्टेप्स होते हैं, बट एक चीज है यहाँ पे, एक नेगेटिव पॉइंट, कि यहाँ एल्गोरिथमिक स्टेप्स होते हैं, इसकी वजह से ये ऐसा बहुत बारी पॉसिबल है कि ये जो वर्ड ये बनाता है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही ना। जैसे मैंने आपको एक रूल बताया था, रिमूव ING। हमारे पास सपोज वर्ड है चेंजिंग, हम इसमें ING को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास वर्ड क्या बचेगा? CHANG। क्या इसका कोई रियल लाइफ में मीनिंग है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बहुत बारी होता है कि स्टेमिंग ऐसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है जिसका कोई रियल मीनिंग है ही नहीं। और इसका एक ही सिंपल आंसर है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेमिंग हमारा जो है वो कुछ एल्गोरिथमिक स्टेप्स फॉलो करता है, उसको डिक्शनरी, हमारी ग्रामर, इन सब की कोई नॉलेज होती ही नहीं है। हम वर्ड्स को सिंपली उनके रूट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विदाउट एनी ग्रामेटिकल नॉलेज। बट इसका एक हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। एक्यूरेसी इसकी बहुत कम होती है, बट ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है, तो हम इसको बेसिक टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। बट आई फिर भी रिकमेंड कि गो फॉर लेमेटाइजेशन। अब हम आगे ये देखेंगे कि लेमेटाइजेशन क्या होता है। आई होप आपको स्टेमिंग समझ आ गया होगा। हम एक बार जब लेमेटाइजेशन समझ जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेमेटाइजेशन का मतलब क्या है? एम्स टू फाइंड द लेमा, डिक्शनरी फॉर्म ऑफ अ वर्ड। डिक्शनरी फॉर्म, अब यहाँ पे मैंने रूट वर्ड बोला था, रूट वर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक रिमूविंग सफिक्स, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था। अब डिक्शनरी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा चेंज, राइट, स्टेमिंग में। क्या ये वर्ड मीनिंगफुल था? बिल्कुल नहीं। बट लेमेटाइजेशन कहता है कि ये वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। लेमेटाइजेशन एक ऐसे डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये मतलब जिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो वर्ड का हमेशा कोई ना कोई डिक्शनरी मीनिंग होता है। लेमेटाइजेशन हमारा डिक्शनरी यूज करता है, ये कुछ एल्गोरिथमिक ह्यूरिस्टिक स्टेप्स यूज नहीं करता जैसे हमारा स्टेमिंग यूज करता है। ये सिंपली हमारे डिक्शनरी, वर्ड नेट डिक्शनरी होती है हमारे पाइथन में, वो यूज करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, स्टडीज। अगर हम स्टडीज के ऊपर स्टेमिंग परफॉर्म करते तो वर्ड क्या होता हमारे पास? स्टडी। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? बिल्कुल नहीं। बट लेमेटाइजेशन के कारण हमारे पास वर्ड क्या आएगा? स्टडी। बिकॉज लेमेटाइजेशन जो है वो प्रॉपरली डिक्शनरी बेस्ड है। लेमेटाइजेशन में बेसिकली वर्ड का मीनिंग प्रिजर्व रहता है। हमारा जो आउटपुट होता है हमेशा उसका कोई वैलिड मीनिंगफुल डिक्शनरी मीनिंग होता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, बट ये कॉम्पिटिशनली स्लो होता है, मतलब कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव होता है, स्लो प्रोसेस होता है, बट ये स्टेमिंग से बेटर होता है।
सो आई होप आपको स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। दोनों में ही हम अपने जो वर्ड्स है उनको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट अलग अलग तरीके से। स्टेमिंग हमारा एल्गोरिथमिक स्टेप्स फॉलो करता है एंड लेमेटाइजेशन बेसिकली हमारा डिक्शनरी फॉलो करता है। ये वर्ड्स का मीनिंग समझता है। हमेशा जो लेमेटाइजेशन का रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता ही होता है। स्टेमिंग में ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने मीनिंग को लूज कर दे, बट लेमेटाइजेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो ये थे हमारे कुछ डेटा को, टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करने के स्टेप्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि हम इनको प्रैक्टिकली पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, कोई भी बेसिक टेक्स्ट फॉर्म है, तो हम उसको प्री प्रोसेस कैसे करते हैं। सो अभी के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।